दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से। जहां का रहने वाला आशीष बेहद गरीब परिवार से होता है। उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर होते हैं। इन सभी परेशानियों और चुनौतियों के बावजूद वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये दिल छू लेने वाली कहानी आप पूरी जरूर सुनिए, क्योंकि उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो काम करते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से, जहां का रहने वाला आशीष बेहद गरीब परिवार से होता है। उसकी आयु करीब 28 साल हो चुकी थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, लेकिन काफ़ी वो पढ़ा लिखा था। उसके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, और जो भी वो कमा के लाते थे उसी से उनका परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। परिवार के अंदर उसके माता पिता और उसके दादा दादी थे, यानी कुल मिला के 5 लोग होते हैं। अक्सर उसके पिताजी को ट्रक ड्राइविंग करते थे, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता था। लगभग 2-3 दिन के बाद में वो वापस आते, लेकिन जब भी वो वापस आते तो काफ़ी परेशान हुआ करते थे। उनका कहना था कि मेहनत हम करते हैं और हमारे पैसे ये लोग बांट लेते हैं, जबकि इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं होती और मालिक भी हमारे कोई नहीं सुनता और ना ही कोई मदद करता। वो अक्सर अपने बेटे से कहा करते कि बेटा, अगर कभी भी तुम किसी अच्छी पोजीशन पर जॉब पे लगो तो एक बात ध्यान रखना, गरीब और परेशान लोगों की हमेशा मदद करना, क्योंकि इनकी कोई नहीं सुनता। ये बात उनको दिलो दिमाग पे बैठी हुई थी जो आशीष थे, और उन्होंने सोच रखा था कि कभी भी मैं किसी पोजीशन पर पहुंचा तो मैं कुछ ना कुछ गरीबों के लिए ज़रूर करूंगा। ऐसे ही करते हुए एक दिन उनके दोस्त कहता है कि तुमको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और वो बताता है कि ये करने के बाद तुम क्या क्या नहीं कर सकते। बस यही बात उनके दिमाग में बैठ जाती है, और उसके बाद जो आशीष होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करना लग जाते हैं। उनके पिताजी को जब ये बात पता चलती है वो भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं जितना भी कमाता हूँ वो सब कुछ तुम्हारे में लगा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े बन के कलेक्टर बनो। इसके बाद वो रात दिन मेहनत करते हैं। पिताजी की प्रेरणा और मेहनत आखिर में रंग लाती है। कहने को तो पहले अटेम्प्ट में वो पास नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में वो अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं, और उसके करने के बाद सबसे पहले वो अपने पिताजी को फ़ोन करके ये बात बताते हैं। और फिर घर आने के बाद घर में एक खुशी का माहौल होता है। आते ही अपने माता पिता के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद दादा दादी के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आस पड़ोस के लोगों को पहले ही पता चल चुका था, इसलिए आस पड़ोस के लोग भी वहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं, और वो लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि आशीष एक बहुत अच्छा लड़का था जो हमेशा एक दूसरों की हेल्प किया करता था। कोई भी उनसे कभी भी किसी काम को कहता था तो वो कभी मना नहीं किया करते थे, इसलिए पहले से ही वो गांव वालों का बहुत प्यारा था। और जब गांव वालों को ये बात पता चली कि ये मजिस्ट्रेट बन गए हैं तो गांव वालों की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। पूरे गाँव में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। जल्द ही उनकी ट्रेनिंग का टाइम आता है और उनको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनका एक ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती है। वहाँ पोस्टिंग होने के बाद जैसा उनके पिताजी अक्सर उन्हें बताया करते थे कि तुम्हें हर एक को बराबर सम्मान देना है, समझना, वो वैसा ही करते। उनका बहुत आसपास में नाम हो जाता है। कहते हैं कि नए जो कलेक्टर साहब आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो हर एक की परेशानी सुनते हैं, करते हैं। ये सुनने के बाद एक दिन उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और आके कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप सबकी परेशानियां हल करते हैं, मेरी भी एक परेशानी है। वो पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। तो आशीष को जब वो बताते हैं कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और अक्सर गाड़ी को चलाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग परेशान करते हैं। मेरे पेपर्स पूरे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझसे पैसे मांगते हैं, और पैसे नहीं देता तो मेरा चालान कर देते हैं। जब ये शब्द वो सुनते हैं जो कलेक्टर साहब होते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने पिताजी याद आते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरे पिताजी भी अक्सर यही बात कहा करते थे जब भी वो वापस आते थे, कि आधे कमाई तो उनकी इधर उधर ही पड़ जाती है, किस तरह से ये लोग उनसे ऐंठ लेते हैं। ये सुनने के बाद उन्हें बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बाबा, तुम जाओ, मैं सब कुछ देख लूँगा। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, इन गरीब ट्रक वालों का दर्द तो हमने आज तक कभी सुना नहीं, हमें इनका दर्द समझ रहा है। तुम एक काम करो, एक ट्रक का अरेंजमेंट करो जो कि लोड हो पूरी तरह से, और उसके पेपर और हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से इन गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। तुम मेरे साथ मेरे असिस्टेंट यानी हेल्पर बन के चलना। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो कलेक्टर साहब थे यानी आशीष,
वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ ट्रक पे जाया करते थे अक्सर और ट्रक चलाना सीख लिया था। वो इतने एक्सपर्ट थे कि उनके सामने ना तो कोई जेसीबी, ना कोई ट्रक और ना कोई कार और ना कोई बाइक, कुछ भी हो वो बहुत ही अच्छे और बहुत परफेक्टली चलाते थे और इस चीज़ की तारीफ दूर दूर तक थी, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं। इसके बाद जो साहब होते हैं वो एक ड्राइवर का भेष बनाते हैं, जिस तरीके से अक्सर ड्राइवर अपना गेटअप रखते हैं पूरी तरीके से बन जाते हैं और ये फिर एक कैमरा लेते हैं, कैमरा अपने बटन में यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो सके। फिर अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि चलो अब हम चलते हैं और सबसे पहले हम उस रूट पे जाएंगे जिस रूट पे मेरे पिताजी ट्रक चलाया करते थे और वो अक्सर इस चीज़ की शिकायत करते थे। वो ट्रक लेते हैं, निकलते हैं और अभी ट्रक कुछ लगभग 6-7 किलोमीटर ही चला होगा, तभी पीछे से एक कार आती है और आने के बाद उस ट्रक के आगे लगा देती है और वो उसके बाद उसमें से आरटीओ साहब और 3 कांस्टेबल निकलते हैं और वो ट्रक को रोकने के बाद कहते हैं कि नीचे उतर कर आओ। जो ड्राइवर होते हैं यानी कलेक्टर साहब से कहते हैं कि नीचे था, जो कि एक ड्राइवर के भीष में थे। वो नीचे आते हैं और ड्राइवर की तरह ही बोलते हैं कि जी साहब क्या बात हो गई बताइए। कहते हैं कि गाड़ी कहाँ जा रही है। वो बताते हैं कि गाड़ी इस जगह से आ रही है और यहाँ पे जा रही है। उसके बाद कहते हैं कि पेपर दिखाओ। फिर क्या होता है, वो पेपर लाते हैं और पेपर दिखाते हैं, ये आरसी है, ये इंश्योरेंस है, ये पोल्यूशन है और जो भी जितने भी पेपर्स होते थे वो पहले से ही उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करे थे कि ताकि वो किसी भी पेपर में कोई कमी ना निकाल सके। अब वो काफ़ी देर आरटीओ साहब पेपर देखते हैं, अपने कांस्टेबल्स भी वो देखते हैं, लेकिन पेपर में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं निकलती। तो वो कहते हैं कि ठीक है पेपर तो तुम्हारे ठीक हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कमी लग रही है। इसके बाद आरटीओ साहब एक चक्कर मारना लगते हैं तो एकदम कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी तो ओवरलोड है, इसका ओवरलोडिंग का चालान कटेगा और तुम्हारी गाड़ी बंद होगी। अपने जल्दी से उनको बुलाओ जो गाड़ी के मालिक है। तो ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं सर, ये देखिए पेपर जितना मुझे अलाउ है उतना ही है इसमें और ओवरलोडिंग तो कहीं से भी नहीं बनती, मेरे पास डॉक्यूमेंट है इस चीज़ के। ये सुनने के बाद वो उनको बहुत गुस्सा आता है। कहता है अच्छा तुम मुझे बताओगे कि क्या गलत है क्या सही है, तुम्हारी गाड़ी ओवरलोडिंग है और इसका चालान बनेगा। ये बोलने के बाद वो जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद में वापस उनके पीछे पीछे उनके जो साथ में असिस्टेंट थे, कांस्टेबल थे, वो भी जाते हैं। वो सब लोग आपस में बात करते हैं और उसके बाद एक फिर वो कांस्टेबल उनके पास वापस कलेक्टर साहब के पास आते हैं जो ड्राइवर के भेष में थे। कहते हैं कि जल्दी से अपने उसको ऑनर को बुलाओ, मालिक को, उनसे बात हो क्या। तो वो कहते हैं कि वो तो आ नहीं सकती क्योंकि इस समय वो विदेश में गए हुए हैं और जब तक मैं ही यहाँ पे सब कुछ देख रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए। तो ये थोड़ी दुनने के बाद में कांस्टेबल कहते हैं इसका चालान कटेगा या फिर तुम एक काम करो, बेकार में साहब से पंगा मत लो, 5,000 रुपये दो और जाओ यहाँ से, कोई पेपर वेपर कुछ नहीं मांगेगा तुम्हारा, वरना तुम्हारा कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का चालान कटेगा और हो सकता है ट्रक भी जब्त कर लिया जाए। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरा ट्रक कैसे जब्त कर सकते हो जब मेरे पेपर पूरे हैं, हर चीज़ है और गाड़ी में जितनी लोडिंग होनी चाहिए उतनी ही लोडिंग है। तो ये सुनने के बाद उनको और गुस्सा आने लगता है। कहता है कि तुम अब हमें सबक सिखाओगे, तुम हमें बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये सुनने के बाद उनमें थोड़ी सी बहस होने लगती है। इसके बाद कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो पैसे दो, वरना तुम्हारा मैं चालान काट रहा हूँ। इसके बाद वो चालान बनाने लगते हैं। तभी जो कलेक्टर साहब होते हैं वो अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और उनके सामने लहराने लगते हैं। आईडी कार्ड देखते के साथ ही जो कांस्टेबल थे उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, मानो पैर उतरे जैसे ज़मीन निकल गई हो। वो जल्दी से चालान को साइड में रखते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, साहब गलती हो गई, हमें मालूम नहीं था, हमें माफ़ कर दो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि यानी अगर आपको ये पता होता कि मैं सच में कलेक्टर साहब हूँ तो नहीं करते, और अगर मैं ड्राइवर होता तो तुम मेरा अब ना जाने 20-30 हज़ार रुपये का चालान काट देते और बिना मतलब में मुझे ये भुगतान करना पड़ता। कहते हैं साहब गलती हो गई। इसके बाद वो जल्दी से आवाज़ लगाते आरटीओ साहब जल्दी आइए। आरटीओ साहब ये सुनने के बाद आते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये यहाँ के ज़िला कलेक्टर हैं। ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या चल रहा है आरटीओ साहब से। आरटीओ साहब कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, इन्होंने आपसे क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं तो अपने रूल के हिसाब से चल रहा था, बाकी मैं गाड़ी में बैठ। दोस्तों क्योंकि आरटीओ साहब बहुत चालाक थे, उन्हें पता था कि कभी भी अगर किसी चीज़ में फंसूंगा तो ये
लोग फंसेंगे, क्योंकि इनके थ्रू मैं कहलवाता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं था, इसलिए मैं आराम से बच सकता हूँ। ये बात कलेक्टर साहब भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें पता था कि मैं डायरेक्ट भी इनके खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि आरटीओ साहब भी एक बड़ी पोजीशन होती है और उन पर जल्दी एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने फिर भी, मेरे पास ये कैमरा है, ये देखो, और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं, तुम्हारी सारी हरकत, सारी बातें इसके अंदर रिकॉर्ड है और ये काफ़ी है तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। इसके बाद वो तुरंत ही उन 3 कांस्टेबलों को वहाँ से सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मैं एफआईआर करके तुम्हारे पर कानूनी कार्रवाई भी करूँगा और तुम पे फाइन भी लगाऊंगा, ताकि दोबारा तुम या कोई और ऐसा करने की कभी सोच भी ना सके। उसके बाद वो आरटीओ साहब से कहते हैं कि क्योंकि अभी आपके खिलाफ डायरेक्ट कोई प्रूफ नहीं बनता, लेकिन मैं आपके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी बिठाऊंगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद तुम पर एक्शन उसके हिसाब से लिया जाएगा, लेकिन तब तक तुम लोग को भी सस्पेंड किया जाता है जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती। इस तरह से उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब ये बात उनके पिताजी को पता चलती है तो वो बहुत खुश होते हैं और साथ में वो अपने साथी ड्राइवर्स को भी बताते हैं, उसके पिताजी, कि मेरे बेटे ने देखो इस तरीके से काम किया है और हम लोगों की मदद करी है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उनकी बहुत शाबाशी देते हैं और उन्हें बहुत दुआएं देते हैं कि काश ऐसे डीएम, ऐसे कलेक्टर हमारे हर ज़िले में हो, तो हमें कभी किसी तरीके की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कलेक्टर साहब के बारे में? जैसी भी आपकी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।